जो आप देखने जा रहे हैं वो हकीकत और खौफ के बीच की एक धुंधली लकीर है। इस वीडियो में इस्तेमाल किए गए किस्से काल्पनिक भी हो सकते हैं और हकीकत भी। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो अभी पीछे हट जाएं, क्योंकि दरवाजा खुल चुका है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी सुनसान रास्ते पर अकेले होते हैं तो कोई आपका पीछा कर रहा होता है? आप मुड़कर देखते हैं पर वहां कोई नहीं होता, लेकिन फिर भी एक ठंडी सी सांस आपकी गर्दन पर महसूस होती है। आज की कहानी किसी किताब से नहीं, बल्कि मेरे नाना जान के उन तजुर्बों से निकली है जो उन्होंने एक काली बरसाती रात में एक पुरानी बावली के पास झेले थे। एक ऐसी रात जहां मौत चेहरा बदल कर खड़ी थी। तो दिल थाम कर बैठिए, और अगर डर लगता है तो पीछे मुड़कर मत देखिएगा, क्योंकि आज की दास्तान है बिन चेहरे वाले लोगों की। एक ऐसी कहानी है जो अक्सर पुराने जमाने में बड़ी बड़ी कोठरियों और सुनसान रास्तों के लिए मशहूर थी। आप आंखें बंद करके तसव्वुर कीजिए कि बाहर बारिश हो रही है और नाना जान अपनी आराम कुर्सी पर बैठे ये किस्सा सुना रहे हैं। सियाह पर्दा, एक डरावनी रात। बेटा, ये बात तब की है जब मैं जवान था और मेरे एक दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए मुझे एक पुराने गांव जाना पड़ा। उस जमाने में न गाड़ियां थीं न इतनी रोशनी, बस एक पुरानी साइकिल और रास्ते में घना जंगल। सूरज ढल चुका था। मैंने सोचा थोड़ा रास्ता रह गया है, निकाल लूंगा। लेकिन जैसे ही जंगल के बीच एक पुरानी बावली यानी कुएं के पास पहुंचा, मेरी साइकिल की चेन उतर गई। सन्नाटा ऐसा था कि मुझे अपनी सांस लेने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। वो अजीब मुसाफिर। मैं चेन ठीक कर ही रहा था कि पीछे से एक भरी आवाज आई, भाई साहब जरा माचिस मिलेगी? मैंने मुड़कर देखा, एक लंबा आदमी खड़ा था। उसने एक पुराने जमाने का काला कोट पहना था और सर पर एक बड़ी सी टोपी थी। मैंने उसे माचिस दी, लेकिन जैसे ही उसने कैंची चलाई मेरा खून खुश्क हो गया। उसका चेहरा नहीं था, टोपी के नीचे सिर्फ एक काला साया था, जैसे वहां कोई खाल या हड्डी ही ना हो। भागने की कोशिश। मैं डर के मारे साइकिल छोड़कर भागा। पीछे से उसके जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। भागते भागते मैं एक पुरानी हवेली के दरवाजे पर पहुंचा। मैंने सोचा यहां पनाह मिल जाएगी। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी चरखा काट रही थी। मैंने हाफते हुए उससे कहा, माँ जी, बाहर कोई बला है? वो रुकी, मेरी तरफ धीरे से मुड़ी और मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, क्या उसकी शक्ल ऐसी थी? और इतना कहते ही उसने अपना चेहरा अपने हाथों से हटा दिया। वहां भी वही काला सन्नाटा था। जब मैंने उस बूढ़ी औरत का चेहरा देखा तो मेरे होशो हवास उड़ गए, लेकिन उस वक्त भागने की हिम्मत भी नहीं थी। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, हवेली का वो भरा दरवाजा अपने आप धन से बंद हो गया। पूरी हवेली में एक अजीब सी महक थी, जैसे पुरानी किताबें और मिट्टी का तेल एक साथ मिल गए हों। मांझी या जो भी थी ने चरखा चलाना दोबारा शुरू कर दिया। उसके चरखे की आवाज अब ऐसी लग रही थी जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। मैं दीवार से लगकर खड़ा हो गया। अचानक हवेली के ऊपर वाले हिस्से से किसी के चलने की आवाज आई। टप टप टप। एक एक करके ऊपर की सीढ़ियों से लोग नीचे उतरने लगे। सबने पुराने जमाने के शादी वाले लिबास पहने हुए थे। मर्दों ने अचकन और सर पर टोपियां, और औरतों ने भारी काम वाले जोड़े। लेकिन डरावनी बात यह थी कि उन सब की आंखें बिल्कुल सफेद थीं। उनमें कोई पुतली नहीं थी। वो सब नीचे आए और हॉल में ऐसे बैठ गए जैसे कोई दावत शुरू होने वाली हो। तभी एक शख्स मेरी तरफ बढ़ा और मेरे कान के पास आकर फुसफुसाया, मेहमान का स्वागत नहीं करोगे? हमने बरसों से किसी जिंदा इंसान का साथ नहीं पाया। उसके हाथ बर्फ से ज्यादा ठंडे थे। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उस मेज की तरफ ले जाने लगा जहां खाने के बर्तन रखे थे। जब मैंने उन बर्तनों की तरफ देखा तो मेरी चीख निकलते निकलते रुकी। उन प्यालियों में खाना नहीं बल्कि गीली मिट्टी और कीड़े भरे हुए थे। मैंने पूरी कुव्वत से अपना हाथ छुड़ाया और एक खिड़की की तरफ भागा।
वो लोग पीछे नहीं भागे, बस वहीं खड़े होकर एक साथ जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी की गूंज ऐसी थी जैसे दीवारें फट जाएंगी। मैंने खिड़की का शीशा तोड़ा और बाहर कूद गया। गिरे हुए मुझे कांटों वाली झाड़ियां चुभ रही थीं, लेकिन मैंने रुकने की हिम्मत नहीं की। मैं तब तक भागता रहा जब तक मुझे दूर से एक मस्जिद के मीनार से नाना जान की आवाज अब भारी हो गई थी, जैसे वो मंजर दोबारा उनकी आंखों के सामने घूम रहा हो। उन्होंने एक लंबी सांस ली और कहानी में एक और खौफनाक मोड़ जोड़ दिया, वो रूह कांप देने वाली वापसी। जब मैं अपनी साइकिल की तरफ बढ़ा तो मुझे लगा कि सब खत्म हो गया है। मैंने जल्दी से साइकिल उठाई और पागलों की तरह पैडल मारने लगा, लेकिन जैसे ही मैंने कुछ दूर जाकर पीछे मुड़कर देखा, मेरा खून जम गया। अजान की आवाज तो आ रही थी, लेकिन वो पुरानी टूटी हुई कब्र के पास से धुएं का एक गुबार उठा और धीरे धीरे एक इंसानी शक्ल अख्तियार करने लगा। वो वही बूढ़ी औरत थी जो चरखा चला रही थी। वो जमीन पर नहीं चल रही थी, बल्कि हवा में तैरते हुए मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसके हाथ अब और भी लंबे हो गए थे और उनके नाखूनों से वही गीली मिट्टी टपक रही थी जो मैंने उन प्यालियों में देखी थी। साइकिल का भारीपन और वो परछाई। अजीब बात यह थी कि मैं जितनी तेज पैडल मार रहा था, साइकिल उतनी ही भारी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पीछे कैरियर पर कोई भारी बोझ लद गया हो। मेरे कान के पास फिर से वही ठंडी फुसफुसाहट गूंजी। अभी तो दावत शुरू हुई है मियां, इतनी जल्दी रुखसत हो गए? मिट्टी का स्वाद चखे बिना कैसे जाओगे? डर के मारे मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मैंने हिम्मत जुटाकर अपने गले में लटका वो तावीज हाथ में पकड़ा जो मेरी अम्मी ने मुझे बचपन में दिया था। जैसे ही मेरा हाथ उस तावीज पर पड़ा, पीछे से एक जोरदार चीख सुनाई दी। ऐसी आवाज जैसे किसी जलती हुई लकड़ी पर पानी डाल दिया गया हो। हवेली का आखिरी तोहफा। मैं किसी तरह अपने गांव की सरहद पर पहुंचा। सूरज की पहली किरण ने आसमान को छुआ ही था। मैं अपने घर के दरवाजे पर पहुंचकर बेदम होकर गिर पड़ा। घर वाले बाहर आए, मुझे संभाला, लेकिन मेरी नजर अचानक अपनी कमीज की जेब पर पड़ी। जेब बाहर से फूली हुई थी। मैंने कांपते हाथों से जेब के अंदर हाथ डाला। वहां ना तो कोई सोने का सिक्का था और ना ही कोई कीमती चीज। मेरी जेब में इंसानी बाल और सूखे हुए नीम के पत्ते भरे हुए थे, और सबसे डरावनी बात, मेरी हथेली पर काले रंग का एक निशान छप गया था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस बूढ़ी औरत के चरखे का हैंडल था। दास्तान का खौफनाक सच। कई दिनों तक मुझे तेज बुखार रहा। हकीम साहब को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि मैं उस जगह गया था जहां से जिंदा वापस आना नामुमकिन था। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि बरसों पहले उस हवेली में एक शादी की रात आग लगी थी, जिसमें पूरा खानदान जिंदा जल गया था। तब से हर साल उसी तारीख को वो हवेली दोबारा जिंदा होती है और किसी मेहमान का इंतजार करती है। आज भी जब कभी फज्र की अजान से पहले सन्नाटा होता है, मुझे अपने कमरे के बाहर वही चरखे की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई आज भी मुझे दावत पर बुला रहा हो।